नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हाजिर हैं अपना ये खास कार्यक्रम, जिसमें 9 बड़ी खबरों पर बात होगी। साथ ही साथ 9 जगह पर भी जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर 9 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर हमारे संवाददाता कहां कहां से रहेंगे। तो बात सबसे पहले हम करेंगे दिल्ली की, जहां से राजीव तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। इनके अलावा मेहुल जाला, जो कि अहमदाबाद से हर खबर को आपको अपडेट कराएंगे। इनके अलावा शुभम पांडे, मुंबई के हर हलचल पर, मुंबई की सियासत के हर हलचल पर शुभम की नजर रहेगी। साथ ही साथ संजीव राय पटना में क्या है ताजा अपडेट, वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा मदन मोहन शर्मा वाराणसी से अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ दीपक चावला, जो कि जयपुर की हर हलचल पर नजर बने हुए हैं। साथ ही साथ नमित त्यागी, जो कि आम आदमी पार्टी कवर करते हैं, वो पूरा बताएंगे कि आज आम आदमी पार्टी में क्या खास खबर है। इनके अलावा दीपंकर गुप्ता, जो कि जम्मू से है, क्योंकि जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा है। जम्मू से और भी अहम खबरों पर हम जानकारी लेंगे दीपंकर गुप्ता से। इनके अलावा लखनऊ भी हम चलेंगे, उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे, और वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर लेकर के हम हाजिर हो चुके हैं। और आइए अब सबसे पहले खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के सिवान की। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सिवान से बड़ी खबर सबसे पहले जान लेते हैं। दरअसल जहरीली शराब पीने के मामला लगातार वहां से सामने आते हैं, और एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अस्पताल में फिलहाल 6 लोग जो है वो भर्ती है, लेकिन हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिवान जिले के भोजपुर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सिवान में आपको बता दें कि छपरा रिटर्न्स, क्योंकि इससे पहले छपरा से ये खबरें सामने आई थी जब हमने देखा था कि कितने लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हो गई थी। और अब आपको बता दें कि अब जो नंबर है वो है बिहार के सिवान से, जहां पर सिवान में भी जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सिवान सदर अस्पताल में फिलहाल जिनकी हालत गंभीर है उनका इलाज चल रहा है। लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बाला गांव का यह पूरा मामला है। जिला मजिस्ट्रेट ने फिलहाल 3 मौतों की पुष्टि जो है वो कर दी है। यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। आधिकारिक इतना आंकड़ा है या ज्यादा है, बताएंगे पूरी खबर आपको। जिला प्रशासन ने मीडिया कर्मियों को अस्पताल से बाहर कर दिया। पिछले साल छपरा में दरअसल शराब कांड हुआ था, और छपरा शराब कांड में भी कई लोगों की जान गई थी। और अब छपरा शराब कांड के बाद सिवान से, बिहार के सिवान से ये अहम खबर, जहां पर आपको बता दें कि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अस्पताल में कुछ लोग भर्ती हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। डॉक्टर साहब जांच करने के बाद करेंगे। कितने लोगों की सर मौत कितने लोगों की है? अभी तक ये एक ब्रॉड डेड लाया गया है। जी, बाकी का इलाज चल रहा है। कितने लोग का इलाज चल रहा है सर अभी अंदर? अभी जो है अंदर 5 लोगों का चल रहा है। कितने लोगों को लाने की सूचना मिली है सर अभी तक? अभी सिर्फ हमारे पास है 5 अंदर इलाज। ये सर घटना कहाँ? देखिए, विभिन्न सूत्रों से जो हम लोगों को मीडिया से और लोकल जो वहाँ लोग हैं उनके द्वारा ग्राम बाला जो लकड़ी नबीगंज में है और भोपतपुर, वहाँ पे कुछ लोगों के संदिग्ध स्थिति में कुछ 1-2 व्यक्तियों के मृत होने की सूचना, कुछ लोगों के बीमार होने की सूचना प्राप्त हुई। तो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस और सामान्य जिला प्रशासन, उनके द्वारा पूरी टीम लगा के वहाँ पे जांच वाँच कराई गई है। और वहाँ से लोगों को अपील की गई, अगर कोई बीमारी है या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सामने आइए। और सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे टाइमली हम लोगों ने सही करा दी थी। लगभग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, उसमें एक व्यक्ति आने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। 2 लोगों को हम लोगों ने पटना रिफ़र किया था, तो उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में जब यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ हुई तो हम लोगों ने पटना रिफ़र किया, बट उसको रास्ते में ही उनकी डेथ हुई। और इसके ऊपर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे सहयोगी संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, बिहार के सिवान से बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन खबर यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती है, हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? ये उस राज्य का हाल है जहां पर शराबबंदी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। बिल्कुल निदा, देखिए छपरा के बाद एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि कांड हो सकता है, क्योंकि जो गाँव है की मृत्यु हुई है, उसने जो जानकारी मिल रही है कि वो शराब पिए हुए था। और जिला प्रशासन इसको आनंद फानंद में पूरे तरीके से, देखिए देर रात ही एक की मौत हो चुकी है। उसके बाद जो अभी हमारे पास जानकारी है कि 3 की मौत और लगभग 14 लोग पूरी तरह से कह सकते हैं कि बीमार हैं, और कई लोग अभी सीरियस हैं। तो ऐसे में शराब की पुष्टि हालांकि जिला प्रशासन ने नहीं किया, लेकिन जिस तरह से छपरा के बाद अब सिवान का मामला आ रहा है, देखिए ये जो पूरा एरिया है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन एरियो में सबसे ज्यादा ये जहरीली शराब के जो कांड है वो सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल गिरती जा रही है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा में लगातार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाएगा, लेकिन
सख्ती जैसे जैसे जितनी सख्ती बढ़ती जा रही है शराब के मामले में, वैसे ही इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए अभी तक जिलाधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये शराब से मौत है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जहरीली संजीव, यहाँ पर एक चीज और हैरान कर रही है दरअसल कि देखिए अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है, जाहिर सी बात है मीडिया जाती है, कवरेज करती है, उसे दिखाती है। मीडिया कर्मियों को क्यों रोका जा रहा है? क्या मान लिया जाए कि आंकड़ा जो है और भी ज्यादा बढ़ सकता है? आधिकारिक तौर पर 3 लोगों की जो पुष्टि है वो गलत आंकड़ा है। क्या आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन? वहां पर मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा अस्पताल में? देखिए निदा, छपरा में भी आपको पता था कि किस तरह से जो आंकड़े आते थे उसको सरकार या सरकारी स्तर पर कई जिलाधिकारी धीरे धीरे प्रस्तुत करते गए, और आपको भी पता है कि जो मौतों का आंकड़ा था वो 57 से अधिक होता चला गया, तब जाकर पूरी तरह से प्रशासन जागा था। तो कहीं न कहीं मीडिया इन चीजों को दिखाने की कोशिश करता है कि आखिर हकीकत क्या है। तो जिला प्रशासन की कोशिश रहती है कि मीडिया जो है इसको पूरी तरह से आगे ना ला पाए, मीडिया को पूरी तरह से जानकारी किस तरह से दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं पुष्टि करना चाहती है जिला प्रशासन। हालांकि मीडिया के ही कारण देखिए देर रात जो मौत हुई उसके बाद मीडिया में जब बात सामने आई, तब अब जिला प्रशासन ये कह रही है कि जो संदिग्ध हालत में मौत हुई, तो संदिग्ध हालत में मौत, हालांकि इसकी पुष्टि डॉक्टर करेंगे, जांच होगा और जिला प्रशासन को ही तय करना है कि किस तरह से मौत हुई। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शराब से मौत हुई, तो कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं अब शराबबंदी पे कि आखिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है खुद इस पर एक्शन लेने को करे, तो आखिर ये जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उत्पाद विभाग है, पुलिस विभाग है, वो क्या कर रहा है? क्यों जहरीली शराब बन रही है? क्यों माफिया बेखौफ है? तो कई सारे ऐसे सवाल भी हैं निधा। नहीं तो सवाल इससे भी खड़े हो जाते हैं ना, माफिया क्यों बेखौफ है? इसका जवाब खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे जाते हैं। जब उनके राज्य में ऐसी कोई घटना घटती है, उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो सीधा ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्या मुमकिन है? ऐसा क्या पॉसिबल है कि पूरे न्यूज चैनल इस खबर को चला रहे हो, सोशल मीडिया पर यह खबर छाई भी हो, जगह जगह ट्वीट हो रहे हो और आपको पता ही नहीं है? अगर आपको ये नहीं पता कि आपके राज्य में क्या हो रहा है या आपके राज्य में मौतें हो रही है जहरीली शराब की वजह से, तो वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, तो फिर आप अपने सूबे का जिम्मा कैसे संभालने की जिम्मेदारी करते हैं? कैसे आप अपने राज्य में कहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू है? क्योंकि अभी भी देख लेना, आप थोड़ी बहुत देर में जब उनके पास जाएंगे, उनकी बाइट आएगी, वो यही कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब से पहले भी यही देखा गया है। वो साफ ये कह देते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल इधर देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में तुरंत ये बातें जाती है और जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक ये बातें चली गई होगी, और निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला होता है कहीं न कहीं ये पूरे जिला प्रशासन से लेकर प्रधान सचिव और तमाम लोगों को पता है, मुख्यमंत्री के कैबिनेट सचिव तक को पता होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस पे सख्ती कैसे बढ़ती जाएगी, क्यों ये हो रहा है? और इस पर विपक्ष भी अब पूरी तरह से हावी है, और सरकार के अंदर बैठे लोग, देखिए जीतन राम मांझी, आप देख रहे होंगे जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि शराब जो है गरीब लोगों को पकड़कर जेल के अंदर किया जा रहा है, तो खुद अपने सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुधाकर सिंह हुए, तमाम जो कि सरकार के अंदर है, और विपक्ष तो लगातार कह ही रहा है कि जहरीली शराब का मामला जो आ रहा है, इसमें जो मौतें हो रही है उसमें बिल्कुल पूरी तरह से विफल है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे उत्पाद विभाग हो, चाहे वो माफिया, शराब माफिया हो। तो देखिए ये कोई 6 साल से अधिक हो गया शराबबंदी, 2016 के बाद लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास विफल है और सैकड़ों मौतें हो चुकी है। तो कहीं न कहीं सरकार को गंभीर होना होगा कि आखिर इसमें किस तरह से बदलाव किया जाए या क्या कुछ किया जाए ताकि शराबबंदी सख्ती से लागू। और आपने निधा बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर मुख्यमंत्री तक ये बातें, मुख्यमंत्री को तुरंत पता लगता है कि किस तरह से और कैसे और क्या कुछ मामला है निधा। तो अब देखिए आगे देखना होगा कि मुख्यमंत्री काफी सख्त है और ऐसे मुख्यमंत्री क्या कुछ कदम उठाते हैं। ठीक है संजीव, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि उम्मीद यही कि जिस तरीके से अस्पताल में जो भर्ती लोग हैं उनकी हालत गंभीर है लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको क्या सुभाष चंद्र बोस की जयंती और ऐसे में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, और आरएसएस ने भी आज इस एक जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। सीधी तस्वीरें वहां से आपको हम दिखा रहे हैं, मोहन भागवत को आप देख सकते हैं। शुभामाशि संदेहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं
स्वीकृतन्न सुगं कार्यै स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्यये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्वैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रत। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं राजस्थान के सीकर की। राजस्थान के सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बिकमसरा के पास ये भीषण हादसा हुआ है। फतेहपुर पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ट्रॉले और कार में आपस में टक्कर हुई है, कार को टक्कर मार दी है और यह हादसा इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था कि 5 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। तो फतेहपुर पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और हादसे की जांच में जुट गई है। तो राजस्थान के सीकर से इस वक्त की ये दुखद खबर और बड़ी खबर, जहां पर आपको बताने की रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रॉले जो था वो बेकाबू हो गया, ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी, लेकिन इस हादसे में टक्कर जब हुई तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर, सीकर में ट्रॉले ने कार को टक्कर मारी। फतेहपुर पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर इस हादसे की जांच में जुटी हुई है। तो राजस्थान के सीकर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ट्रॉले और कार की टक्कर हुई। ट्रॉले ने कार को टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण थी, इतनी जबरदस्ती टक्कर कि आपको बता दें कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल नेताजी स्मारक के प्रस्तावित मॉडल का उद्घाटन और पीएम मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं और इसके सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम जो है वो रखा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और 126वीं जयंती पर ये उद्घाटन हो रहा है। तो पीएम मोदी आपको बता दें कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित प्रस्तावित स्मारक के एक मॉडल का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधित भी करेंगे। प्रस्तावित स्मारक को रॉस द्वीप पर स्थापित किया जाएगा और इसमें एक संग्रहालय, एक केबल कार रोपवे, एक लेजर एंड साउंड शो और एक रेस्टोरेंट लॉन्च के अलावा ऐतिहासिक इमारतों और विषय आधारित बच्चों के मनोरंजन पार्क के माध्यम से एक निर्देशित विरासत मार्ग होगा। पीएम मोदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। बता दें कि 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी के नाम पर रखा गया था। तो नेताजी को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन है। नेताजी पर पोर्ट ब्लेयर में प्रतिष्ठित कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में यह स्मारक जो है वो बनाया जा रहा है। रॉस द्वीप पर इसको स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्मारक के मॉडल का उद्घाटन आज होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। वो वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर यह उद्घाटन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। मुख्य अतिथि नेताजी स्टेडियम में शाम 5 बजे ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। नेताजी स्मारक के प्रस्तावित मॉडल का उद्घाटन आज होने जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और 126वीं जयंती पर यह उद्घाटन होगा। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों का नाम जो है वो रखा जाएगा। तो आज सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उद्घाटन समारोह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी है बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नेताजी स्मारक के प्रस्तावित मॉडल जो है उनका आज उद्घाटन होने जा रहा है। बता दें आपको कि पीएम मोदी सुबह 11 बजे वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण देश के प्रधानमंत्री करेंगे।
और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करें गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी समिति की। आप बता दें आपको कि आज ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। 2 दिनों तक समिति की बैठक चलेगी। सुरेंद्रनगर में समिति की बैठक का आयोजन होगा और भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। 23 से 24 जनवरी तक बैठक जो है वो जो रहेगी चालू। बता दें कि अहम खबर इस वक्त की, बीजेपी की गुजरात कार्यकारिणी समिति की आज बैठक जो है वो होने जा रही है। सुरेंद्रनगर में ये बैठक होगी। 23 और 24 जनवरी को होने वाले इस बैठक में हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में भविष्य की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाले विधानसभा में रिकॉर्ड 156 सीटें जीतने के बाद पहली बैठक सुरेंद्रनगर में होने जा रही है। गुजरात में मिशन 2024 की तैयारी में अब बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। तो गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी की समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होगा और विधानसभा में रिकॉर्ड जीत के बाद पहली बैठक ये होने जा रही है। सुरेंद्रनगर में आज और कल ये अहम बैठक होगी। भविष्य में बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावों को मंजूरी जो है वो दी जाएगी। तो गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी समिति की आज अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। 2 दिनों तक ये समिति की बैठक चलेगी। तो सुरेंद्रनगर में बैठक का आयोजन होगा। आज भविष्य की रणनीति को लेकर बीजेपी मंथन करने जा रही है। भविष्य की रणनीति को लेकर के किस रणनीति के साथ आगे भविष्य में काम करेगी बीजेपी गुजरात के अंदर, इसको लेकर के चर्चा होगी। तो 23 और 24 जनवरी तक समिति की बैठक होनी है, यानी आज और कल ये अहम बैठक है गुजरात बीजेपी कार्यकारिणी समिति की। तो सुरेंद्रनगर में बैठक का आयोजन होगा। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। भविष्य में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, भविष्य में आने वाले समय में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। उन प्रस्तावों को लेकर के भी आज इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो प्रस्ताव थे उनको आज मंजूरी मिलेगी। 23 से 24 जनवरी तक समिति की बैठक होगी। तो 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। सुरेंद्रनगर में समिति की बैठक का आयोजन जो है वो होना है। भविष्य की रणनीति को लेकर के मंथन होगा। तमाम लोग, तमाम दिग्गज आज जुटेंगे इस बैठक में और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पर मुहर लगी थी उनको मंजूरी मिलेगी। 23-24 यानी आज और कल ये समिति की बैठक होनी है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी मेहुल झाला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से सीधा। मेहुल, क्या क्या कार्यक्रम है आज? ये अहम बैठक होने जा रही है, भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा होगी और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावों पर मुहर लगी थी उनको भी लेकर के आज चर्चा होगी इसमें, और क्या कुछ खास कार्यक्रम है इस बैठक के दौरान? में 2022 में बाली में G20 की बैठक हुई थी, उसके बाद जो खाका तैयार हुआ है, भारत यजमानी कर रहा है पहली बार नवंबर 2023 तक। दिसंबर 2022 से भारत ने प्रतिनिधित्व संभाला है। इसके तहत जो है G20 की जो बैठकें होनी है, 15 बैठकें गुजरात भर में होनी है। इसकी पहली कड़ी जो है आज अहमदाबाद के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पहली बैठक हो रही है। ज्यादातर इस पर क्लाइमेट पर बात होगी, क्लाइमेट की स्थितियों पर। ये जो G20 है ये आर्थिक निवेश और उसके बारे में प्रमुखता का ये मंच है। पहली बैठक गांधीनगर में हो रही है आज G20 की। कल से डेलीगेट्स आना शुरू कर दिए हैं। 23 तारीख तक ये बैठकें चलेगी और इसके साथ साथ गुजरात में जो कला, संस्कृति और इसके साथ साथ जो बाकी चीजें हैं, प्रवासन, उन मुद्दों पर इनको डेलीगेट्स आएंगे। तकरीबन 200 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स होंगे और 40 जो है भारतीय डेलीगेट्स होंगे।
कुल मिलाकर 250 जितने डेलीगेट्स यहाँ पर शिरकत करेंगे और क्लाइमेट पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन पर दिन भर आज बातचीत होगी, इसमें खासकर गुजरात के मुद्दों पर भी बात होगी। गुजरात में क्या क्या किस तरह की डेवलपमेंटल स्थिति है, प्रवासन किस तरह का है, कला और कल्चर किस तरह का है, स्थापत्य किस तरह का है, और इसके साथ साथ जो आर्थिक स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो आशंकाएं जता रही है 2023 में जिस तरह के मंदी आने के आसार है, उस पर इन लोगों ने सोचा नहीं है अभी, क्योंकि ये प्रोफॉर्मा है वो पहले से तैयार किया गया हुआ होता है G20 की बैठकों में आर्थिक व्यवस्थापनों को लेकर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जिस तरह से आशंकाएं जताई है, उस पर भी कहीं ना कहीं आने वाली बैठकों में हो सकता है, जो गुजरात में बैठक होनी है इस पर विमर्श होगा। कुल मिलाकर देखा जाए सुबह 10 बजे इनॉग्रेशन होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जैसे महानुभाव इस बैठक में मौजूद होंगे उद्घाटन समारोह में। और आज एक दिवसीय बैठक होगी, सुबह से लेकर शाम तक सारे सेशन चलेंगे, अलग अलग विषयों पर वार्तालाप होगा और जो विदेशी प्रतिनिधि आएंगे G20 में जो शिरकत कर रहे हैं उन देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये अहम जानकारी आपने साझा की कि कई जगह डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं बाला साहेब ठाकरे की। बता दें आपको कि आज बाला साहेब ठाकरे की 97वीं जयंती है और उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मौके पर करेंगे। यूबीटी और VBA का गठबंधन आज किया जाएगा आधिकारिक ऐलान। इस बात का आज बाला साहेब ठाकरे की जयंती और इस मौके पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस दौरान दोनों ही नेता शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि आज बाल ठाकरे की 97वीं जयंती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव के लिए गठबंधन का गठन जो है वो किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दादर के अंबेडकर भवन में होगी। वैचारिक मतभेदों के बावजूद उद्धव और प्रकाश अंबेडकर शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हम मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यूबीटी और VBA के गठबंधन का ऐलान जो है वो आज हो जाएगा। गठबंधन हो चुका है, औपचारिक ऐलान बाकी है, और क्या कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल आज का दिन बेहद खास है, खास तौर पर उद्धव ठाकरे जो उनके पिता स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का 57वां जन्मदिन है और जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने साथ 40 विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र सरकार बना, तब से उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं अकेले पड़ चुके हैं। इस बार BMC चुनाव सामने है, इसके अलावा 9 और महानगर पालिका का चुनाव सामने है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और अगले साल 2024 की बात करें तो अक्टूबर तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को कैसे पॉलिटिकल पार्टी की तलाश है जहां पर वोट बैंक का असर साफ तौर पर सकती है, जैसे शिव शक्ति और भीम शक्ति, क्योंकि जो प्रकाश आम्बेडकर हो, बाबा साहब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता हो, उनके पोते हैं और पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। इस बार बड़ी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, एनसीपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन हर चुनाव में नतीजे जो है कुछ अलग देखने को मिले थे। इस वजह इस बार प्रकाश आम्बेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर BMC चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और आज दोपहर 1 बजे ये दोनों नेता पहली बार एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी सरकार में तो उद्धव ठाकरे तो है, महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी तो है, लेकिन उद्धव ठाकरे को एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जो है कुछ दलितों का वोट मजबूत है। इसी वजह से जो है प्रकाश आम्बेडकर के साथ वो हाथ मिला रहे हैं और कहीं न कहीं इसका फायदा अगर चुनाव में मिलता है तो ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की बहुत तो आज दोपहर 1 बजे दोनों नेता साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रणनीति तय करेंगे। कहा ये भी जा रहा है कि देखिए गठबंधन तो हो चुका था, बस महज औपचारिक ऐलान जो था वो बाकी था, लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि CM शिंदे ने भी अपने गुट में शामिल होने का इनको ऑफर दिया था। तो कहीं इस जल्दबाजी में तो जो औपचारिक घोषणा है वो नहीं की जा रही है, ताकि सबको पता चल जाए कि नहीं सिर्फ ये हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जब से अपने साथ 40 विधायकों को लेकर के तब से वो उद्धव ठाकरे खेमे से अनगिनत पार्षदों, अनगिनत कार्यकर्ताओं और लोकल लीडर्स को लेकर के साथ में पार्टी में लेके आ रहे हैं। इस बीच इन दोनों नेताओं के बीच भी मुलाकात हुई थी। प्रकाश आम्बेडकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, लेकिन कुछ चीजों पर बात नहीं बन पाई थी जो बात उद्धव ठाकरे के साथ बन गई थी। इसी वजह से प्रकाश आम्बेडकर ने ये समझदारी दिखाई कि उद्धव ठाकरे इस वक्त अकेले हैं, उनके साथ जाएंगे
जो छवि इस वक्त उनकी खराब हुई थी, या उद्धव ठाकरे जो अकेले पड़े हैं, जो इमोशनल वोट बैंक है, वो इसका लाभ जो है वो उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। इसी वजह से प्रकाश आंबेडकर भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तैयार है। हालांकि प्रकाश आंबेडकर अब तक जिस पार्टी के साथ अलायंस किए, उस पार्टी के साथ जब जब वो चुनाव लड़े हैं, उस पार्टी चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के साथ जब उद्धव ठाकरे एक बड़ा नेता है, महाराष्ट्र में शिवसेना पिछले कई सालों से सक्रिय है, इस वजह से उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर को यह आशा है कि उनकी पार्टी का खाता खुलेगा। कुछ सीटें जो पिछले सालों से की तलाश है वो इस बार जीत पाएंगे। तो एक बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले बीएमसी चुनाव में कितनी सीटों पे दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं ज्ञानवापी केस की। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग पर आज सुनवाई जो है वो होनी है। तो अहम खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की, आज पूजा की मांग पर सुनवाई जो है वो होनी है। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग लगातार की जा रही है, इसी मांग पर आज सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये अहम सुनवाई आज होने जा रही है। सनातन संघ प्रमुख किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि दरअसल पूजा की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मांग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मदन मोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधा, हम चलते उनके पास। मदन, जिस तरीके से आज ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी सुनवाई जो है वो होने जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग पर ये सुनवाई होनी है, कितने बजे ये सुनवाई होगी, सबसे पहले ये अपडेट आप बताइए। जी निदा, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला जो है लगातार चल रहा है, उसमें जो है आज जो है कहा जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है किरण सिंह के द्वारा जो है एक याचिका डाली गई थी, जो विश्व वैदिक सनातन संघ की जो है राष्ट्रीय महासचिव है, उनके द्वारा ये याचिका डाली गई है और उस पर जो है आज अहम सुनवाई होनी है। जिसमें अगर हम बात करें तो मुख्यतः 3 बिंदुओं पर जो है याचिका में मांग की गई थी, जिसमें तो पहला ये था कि जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो बजूखाना है, बजूखाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है, उसको जो है नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। वहीं जो है ज्ञानवापी के अंदर जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश को वर्जित किया जाए। और तीसरा जो है मांग जो थी वो था कि ज्ञानवापी जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए। इसको लेकर के जो है आज सुनवाई होगी। लगभग अगर बात करें तो लगभग 12 बजे के बाद जो है ये सुनवाई होगी और इसके बाद जो है इसमें ये हो पाएगा कि क्या जो है किरण सिंह के द्वारा जो याचिका डाली गई है, क्या उस पर जो है कोर्ट की किस तरह की इजाजत देता है, क्या इनकी मांगों को लेकर के, जिस तरह से पूजा की अर्चना को लेकर के जो मांग की गई है, गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित को लेकर के जो मांग की गई है, और साथ ही साथ अगर कहा जाए पूरे परिसर को जो है हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है, तो क्या इस पर न्यायालय जो है क्या आदेश देता है, इस पर जो है आज अहम सुनवाई होगी। जी निदा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मदन आपका। तो श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग पर आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं राजस्थान से बड़ी खबर की। आपको बता दें कि आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होगा। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से सत्र जो है वो शुरू होगा। गहलोत सरकार आज अपना आखिरी बजट पेश करेगी। 8 फरवरी को विधानसभा में ये बजट पेश होगा। तो बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र से जुड़ी, जहां सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। 8 फरवरी को जो बजट है वो पेश किया जाएगा और आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी और गहलोत सरकार के 5 वर्षीय कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट 8 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत बजट में यूथ और महिलाओं पर फोकस करेंगे। बजट में सरकार की तरफ से जनता के लिए कई लोक लुभावनी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बीते कई दिनों से सीएम बजट को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और वहीं इस बार बजट सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बीजेपी पेपर लीक समेत कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत सरकार को सदन में घेर सकती है। राजस्थान का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे राजस्थान का, जहां से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कहां से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या लगता है, कौन कौन से वो लोग लुभावने वादे होंगे जो जनता को लुभाने के लिए किए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का ये आखिरी अंतिम बजट है, तो मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ड्रीम बजट भी हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है, तो ऐसे में कई लोग लुभावने जो है वादे यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिसमें नौकरियां दी जा सकती है, संविदा कर्मियों को डायरेक्ट जो है लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसानों पर फोकस किया जाए, महिलाओं पर फोकस किया जाए और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। और इसके अलावा कई जिलों की यहाँ पर घोषणा भी की जा सकती है। तो ये अहम कई सारे फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं इस बजट में। दीपक, बजट सत्र जो है हंगामेदार रहने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक मामला हो राजस्थान का, जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा और अभी तक ये सुर्खियों में बना हुआ है। पेपर लीक मामला हो, कानून व्यवस्था हो, उसके मुद्दे पर शोर शराबा हो सकता है।
बिल्कुल हंगामेदार डेफिनेटली होगा। पेपर लीक लगातार राजस्थान में हो रहे हैं, तो विपक्ष इस मुद्दे को अहम मुद्दा बनाने वाली है, ना सिर्फ विधानसभा सदन के बाहर भी और आने वाले चुनाव में भी। पेपर लीक में बड़ा हंगामा हो सकता है, किसानों की कर्ज माफी में बड़ा हंगामा हो सकता है, इसके अलावा महिला अत्याचार में राजस्थान टॉप पर है, इसमें बड़ा हंगामा हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर लगातार यहाँ पर बिगड़ रहे, सड़कों पर गैंगवार देख रहे हो आप, मारपीट देख रहे हो, लड़ाई देख रहे हो, मर्डर देख रहे हो, तो ये भी एक अहम मुद्दे। तो कह सकते हैं विपक्ष इस पर घेरने की कोशिश करी। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी टीम के साथ एक अहम बैठक लेंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इन बातों का जो है कैसे वो जवाब दिया जाएगा। तो कह सकते हो कि बड़ा फैसला राजस्थान में बजट में हो सकता है, इसके साथ ही हंगामेदार भी हो सकता है। फिलहाल आज पहला सत्र अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। मान सकते हैं कि पहले श्रद्धांजलि अर्पित जो कार्यक्रम है वो होगा और 8 फरवरी को ये बजट जो है वो आएगा। किस तरह का बजट होगा, चुनाव को देखते हुए बजट होगा, ये देखना होगा। नीरज, बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं एक और अहम खबर जयपुर से है। बता दें आपको कि आज जयपुर दौरे पर रहेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सुबह 10 बजे दिल्ली से सड़क मार्ग से वो जयपुर पहुंचेंगे। अमेरिकी कुंडा मोती डूंगरी सर्किल पर नड्डा का स्वागत होगा। जवाहर सर्किल पर भी जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा और दोपहर करीब 2 बजे जवाहर सर्किल स्थित एपी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर है और जहां पर आज जयपुर दौरे पर जब वो रहेंगे, कई जगह स्वागत का उनके कार्यक्रम है। और बता दें आपको जवाहर सर्किल पर भी जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। दोपहर करीब 2 बजे जवाहर सर्किल स्थित एपी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। और अब बात दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में युवा संसद का आयोजन होगा। 23 से 25 जनवरी तक ये आयोजन होगा। बता दें कि युवा संसद का आयोजन दिल्ली के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो 84 छात्र ऐसे हैं जो युवा संसद के आयोजन में हिस्सा लेंगे। कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया को समझने का भी इन्हें अवसर मिलेगा। तो दिल्ली विधानसभा में 23 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली युवा संसद का आयोजन होने जा रहा है। इनमें दिल्ली के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज के 84 छात्र ऐसे हैं जो हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को कानून बनाने की संसदीय प्रक्रिया को समझने का अवसर देना है। तो दिल्ली में युवा संसद का आयोजन आज होने जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा में युवा संसद का आयोजन होगा। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारी सहयोगी मनीषा का। मनीषा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। मनीषा, जिस तरीके से युवा संसद की बात कही जा रही है, कितना अच्छा और कितना सुनहरा मौका ये युवाओं के लिए, जिन्हें कानूनी पूरी जो गहराई से जानकारी है वो दी जाएगी, वो भी संसद के माध्यम से। बिल्कुल निदा, देखिए विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इसकी जानकारी दी थी कि युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान 84 छात्र जो है हिस्सा लेंगे, जो कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज से दिल्ली के ही होंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से राम निवास गोयल ने बताया, उन्होंने बताया कि छात्रों को ये शिक्षा देने का मकसद है कि महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाए, उसकी उन्हें जानकारी मिले, साथ ही जो लैंडफिल है, जो कूड़े का पहाड़ है, उसको कैसे कम किया जाए, उसकी उन्हें शिक्षा दी जाए यहाँ पर। और साथ ही जिस तरीके से संसद में कानून बनाने की जो प्रतिक्रिया होती है, उसकी सीख भी जो है युवाओं को दी जाए। और जिस तरीके से हादसे दिल्ली में लगातार सामने आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा हाथ यहाँ पर युवा जो है अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि युवाओं को इस चीज़ की शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन सब चीज़ों में युवाओं का हाथ रहेगा तो देश और भी आगे बढ़ सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही इसमें चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना और साथ ही जो देश की वस्तुएं हैं, देश में बनी हुई चीज़ें हैं, उनको स्वीकार करना, इन सब चीज़ों पर भी गहराई से जो है ध्यान दिया जाएगा और उनको शिक्षा इस चीज़ की दी जाएगी। तो इन सब मुद्दों पर जो है आज 84 छात्र जिनका चयन हुआ है यहाँ पर, तो सवाल ये है कि दिल्ली इतनी बड़ी है और दिल्ली में जिन जिन मुद्दों का जिक्र आप कर रही है यहाँ पर, उन मुद्दों के लिए क्या सिर्फ 84 छात्र को ही समझना बेहतर होगा, या फिर एक वर्चुअली तरीके से, या फिर एक जागरूकता अभियान के तरीके से सभी को जागरूक करना बहुत जरूरी था दिल्ली सरकार के लिए? मनीषा, बिल्कुल निदा, बहुत सही सवाल है ये हर एक छात्र के लिए है यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दूं 84 छात्र वो चुनिंदा छात्र हैं जिनको जो है कानून की सीख दी जाएगी संसद में बिठाकर, और साथ ही इन सब मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। फिर उन छात्रों के द्वारा और भी छात्रों को बांधा जाएगा, जिससे कि वो अपना जो मैसेज है आगे कन्वे करेंगे और उन स्टूडेंट्स को ये सब बताएंगे कि इन मुद्दों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यही मकसद है दिल्ली सरकार का भी, और लगातार दिल्ली सरकार जो है युवाओं को साधने की कोशिश भी करती है और युवाओं को इन सब मामलों में आगे बढ़ाने की भी कोशिश करती है। तो अब देखना ये होगा कि 84 छात्र जिनको युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाएगा, उन छात्रों के जरिए दिल्ली में और भी युवाओं को आगे कैसे इकट्ठा किया जाता है और कैसे युवाओं तक ये सारे मैसेज को कन्वे किया जाता है। चलिए ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं गुजरात से बड़ी खबर की। बता दें कि गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर रही है, जहां पर B20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। B20 और मीटिंग का उद्घाटन जो है वो आपको बता दें कि उद्घाटन सत्र में सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो B20 की बैठक का आज दूसरा दिन। गुजरात में G20 की 15 बैठक पहला कार्यक्रम है और बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग, देश विदेश के 600 लोग जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 200 विदेशी, 400 भारतीय प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। G20 पूरे भारत और गुजरात के कई लोगों के लिए कई अवसर लेकर आया है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। B20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री श्री घनश्याम शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग हमारे देश
को गुलाम बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हम उनकी अधीनता स्वीकार करके किसी भी बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के और भी कई कार्यक्रम हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण वो करेंगे। जर्मनी के राजदूत कस्पाम मेयर से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से भी मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बतानी आपको साथ ही साथ वहां पर एक मेले के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अभी आपको हमने सुनवाया, वो बोल रहे थे वहां पर सुबह 10:30 बजे की अगर हम बात कर लें तो उनका जो कार्यक्रम था 10:30 बजे वो था जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन से मुलाकात का। और सुबह 11:30 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। और शाम 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से वो मुलाकात करेंगे। 6:45 पर यानी शाम को उत्तरायणी कैथिक मेले का भी समापन समारोह में वो शामिल होंगे। तो जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन से मुलाकात का कार्यक्रम है। शाम 4 बजे महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शेखर, आज ताबड़तोड़ कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, और क्या कुछ खास कार्यक्रम है? क्योंकि आज महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से भी मुलाकात का उनके कार्यक्रम है। बिल्कुल, कई दिनों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरा दिन लखनऊ में हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अभी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परिवर्तन चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। हमने अपने दर्शकों को उनकी बात सुनाई। इसके बाद वो जाएंगे और जर्मनी के जो राजदूत हैं उनके साथ में उनकी मुलाकात है। इसके बाद लखनऊ, उन्नाव, हरदोई के जो माननीय प्रतिनिधि हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं, उनसे उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर वो मिलेंगे। फिर शाम को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसको लेकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और शाम को वो कौथिक मेले में जाएंगे जो गोमती नदी के तट पर लगा हुआ है, और उस मेले के समापन समारोह में शामिल होंगे। निदा जी, चलिए शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काफ़ी कार्यक्रम है, जब पूरा आप लोगों को सिलसिलेवार कार्यक्रम हमने बताया। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि कैसे वो आज सुबह होते ही 9 बजे सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में हजरतगंज में परिवर्तन चौक पर पहुंचे, वहाँ पर माल्यार्पण किया उन्होंने। उसके बाद आपको बता दें कि वो जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एक्करमैन के मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात का उनका कार्यक्रम। तो धीरे धीरे आज का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि आज काफ़ी लंबे समय बाद वो पूरा दिन लखनऊ में रहेंगे। लेकिन लखनऊ में तमाम जो ज़रूरी कामकाज हैं उसको निपटाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कई खास उनके कार्यक्रम हैं आज लखनऊ के अंदर, और सिलसिलेवार तरीके से आज सुबह से उनके कार्यक्रमों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।